everyone, welcome back to my channel Social Science Stories. This is तन्वी सचान और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। और ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप बोलेंगे कि मैम सारे ही टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बताती है, तो हाँ, ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस काफी इंटरेस्टिंग बुक है, मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट बुक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा कि बुक का नाम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ। बेसिकली हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So topics that we are about to cover are international context, the constitutional principles, the policy of non-alignment, नेहरूज रोल। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जानेंगे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया का क्या टेकअप था, क्या रोल था इंडिया जब अपने आप को प्रेजेंट करता था इंटरनेशनली। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर ऑल सच थिंग्स। तो देखिए, आइए पहले हम सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे अपनी बुक में तो उसमें एक पिक्चर दी गई है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, आप एक तो गेस लगा सकते हैं कि जो एक पर्सन है दैट इज जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी के अगर आप और पिक्चर्स देखेंगे और बाकी उनके साथ 4 मेंबर्स खड़े हुए हैं। तो ये मेंबर्स कौन है, देखो आपको यहाँ पे लगाना है गेस। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गैस अगर पहले ही लगा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप नेहरू के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो खड़े हैं वो है नरूमा फ्रॉम घना, दूसरे हैं नासिर फ्रॉम इजिप्ट और थर्ड है सुकरकनो फ्रॉम इंडोनेशिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लोवाकिया। और ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि यहाँ पे कैसे नॉन अलाइंड जो नेशंस थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉन अलाइंड नेशंस कौन थे, जिन्होंने ठाना था ना कि वो यूएसए का साथ देंगे ना वो यूएसएसआर का साथ देंगे जब कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी साइन करने गए थे 1960, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। इस ट्रीटी में ये तय हुआ था कि ऐसी कंट्रीज जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, जिनको अभी अभी कॉलोनियल पीरियड से आजादी मिली है, वो इन 2 ब्लॉक्स में से किसी का भी साथ नहीं देंगे। तो हम आगे अब ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो द टॉपिक इज इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। तो बेसिकली हमें इसको ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1945 में खत्म हो जाता है, साइमल्टेनियसली हमने ये भी पढ़ा था हमारी पिछली वीडियो में कि कैसे यूएन स्टैब्लिश हुआ था, एक वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ था कि वर्ल्ड में कैसे एक पीस को मेंटेन करा जाए। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम फेस करते हैं कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो कॉलोनियल पीरियड से मुक्त हो रही हैं, आजाद हो रही हैं। इंडिया के आजादी के बाद 1947 में इंडिया में सब कुछ अच्छा हो गया था, सब लोग खुश हो गए थे, सब लोगों को मतलब प्रोस्पेरिटी मिल गई थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। कहते हैं ना कि ब्रिटिशर तो चले गए पर सारा जो भी उन्होंने किया धरा था अपने इतने सालों से इंडिया में जितना भी नुकसान था वो छोड़ गए यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। अब आप यहाँ ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके सामने एक खुशी का माहौल था कि ठीक है, अब से हमारी जो कंट्री है वो किसी और के अंडर नहीं है, हम ही लोग हैं रूल करने के लिए, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालेंगे। बट द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड दैट टाइम वाज फर्स्ट कि हमारे कंट्री में कोई भी यूनिटी नहीं थी। आपको पता है कि कितने सारे क्लैशेस हुए थे। जो हमें आजादी मिली थी वो बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिली थी, उसके लिए इंडिया में जितने लोग थे, जो पाकिस्तान बना वहां से यहाँ पे कितने लोगों ने अपने खून पसीने बहाए, कितने लोगों की जाने गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक तो डिसयूनिटी की प्रॉब्लम आ गई थी कि इंडिया बना है, यहाँ पे क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे बिटवीन रिलीजन्स और जितनी भी कम्युनिटीज थी, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। दूसरा, लोगों में एक यूनिटी का माहौल पैदा करना भी हमें बहुत जरूरी था। फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को कैसे स्टैब्लिश करा जाए। आपने ये भी देखा होगा इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशन बिल्डिंग, आपने क्लास में पढ़ा होगा इसे, कि कैसे इंडिया को बहुत सारे रीसेटलमेंट, डेमोक्रेसी और ये यूनिटी वाली प्रॉब्लम्स आई थी। तो रीसेटलमेंट की जो लोग पाकिस्तान वाले रीजन से इंडिया आए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको घर देने हैं। और तीसरी प्रॉब्लम थी डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश करना है कि डेमोक्रेसी इंडिया में
उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इंडिया आजाद जब हुआ था तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहां पे अभी भी किंग रूल चलता था, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। चैलेंजेस, एक तो सबसे पहला अगर हम पढ़ें, बात करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि सोवर्निटी रिस्टोर करनी है और पीस रिस्टोर करना है। नाउ व्हाट इज सोवर्निटी? सोवर्निटी का मतलब यह है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बनेगी जिसका जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स होंगे दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय इंडियन अथॉरिटी, इंडियाज गवर्नमेंट ओनली। इसमें कोई एक्सटर्नल अफेयर, जो एक्सटर्नल कोई भी लोग हैं, कंट्री है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और ऑब्वियसली पीस को रिस्टोर करना है। नाउ व्हाट आर दी चैलेंजेस? इंडिया के जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, अभी जो मैंने आपको बताया, दोज वर इंटरनल चैलेंजेस, कि हमें अपने देश को वापस आगे बढ़ाने में कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बट हम अगर बाहर की बात करें, एक्सटर्नल, जो कि हमारा चैप्टर का भी नाम है, तो उसमें चैलेंजेस आए थे कोल्ड वॉर। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड हैज बिकम बाइपोलर वर्ल्ड। दो पावर सुप्रीम हो गई थी, यूएसएसआर ऑन द फ्रंट एंड द अदर साइड यूएसए। तो ये प्रॉब्लम थी। कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर, जो हमारा देश था उससे एक और देश निकला था जिसका नाम पाकिस्तान है। तो हमारे उससे अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं 1947 से। नाउ न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर, अभी हम जानते हैं इस कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या थे। आपको पता है, आपने 11th में जरूर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आप इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं कि जो आर्टिकल 51 है ना, दैट लेज सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर दिस गवर्नमेंट। अब जो आपके लिए एक और यहाँ पे क्विज है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, क्या ये इन्फोर्सेबल होता है गवर्नमेंट के लिए या नहीं? कि मतलब गवर्नमेंट को मानना ही मानना है, अगर नहीं मानेगी तो गवर्नमेंट को जेल कर देंगे। ठीक है, तो इस जो प्रिंसिपल्स थे इसमें यह था कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बना के रखना है, हमें मेंटेन करना है ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। जैसे कि आपको पता है यूएन का था जो रोल था कि क्या हमें पीस को मेंटेन करना है, हमें एक दूसरे की बात सुननी है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, और हमें ऐसे लॉज बनाने, ऐसी ट्रीटीज बनानी है जो कि एक दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करे, कॉपरेशन हो, ठीक है, और इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। कि मतलब हमें जो डिस्प्यूट्स हमारे बन जाते हैं उन्हें हमें कैसे अपनी डिप्लोमेटिक और समझदारी से खत्म करना है और आगे बढ़ना है। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 51 में हैं, ये आपको समझने बहुत जरूरी है। तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो वाई नॉन अलाइनमेंट? हमारा तो मानना है कि हमें सबके साथ कॉपरेशन करनी है, सबका साथ देना है। तो यहाँ पे ये जो कॉपरेशन है ये टूटता हुआ क्यों दिख रहा है? बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यू आर वेरी क्लियर विद दिस टर्म और आइडियोलॉजीज कि कोल्ड वॉर था। आई नो बार बार, पर क्या करें यार, इस बुक में पूरा वही पढ़ना है हमें कि कोल्ड वॉर के बाद, आई मीन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ। तो कोल्ड वॉर चला भी तो इतना लंबा है, 1992 तक। तो बहुत सारी कंट्रीज जो थी ना उस टाइम पे आजाद होती है। अब जो इंडिया था, इंडिया एक न्यूली इमर्ज्ड इंडिपेंडेंट नेशन है। अब दो जो बाइपोलर वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो यहाँ पे भाई आ जाती है कि बताओ किसका साथ दोगे आप। तो इंडिया सोचता है कि वापस अगर मैं साथ देने लगता हूं किसी का तो मेरा इसमें क्या फायदा है। तो इंडिया यहाँ पे एक डिप्लोमेटिकली काम करता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करता है। हम आगे पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नेहरू कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, और नेहरू का कितना बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, जो नेशनल प्रोसेस, नेशनल स्ट्रगल था इंडिया का, वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। इंडिया भी बहुत अदर वर्ल्ड की कंट्रीज से इंस्पायर हुआ था कि देखो वर्ल्ड में ऐसी ऐसी कंट्रीज अपना लिबरलेशन मूवमेंट चला रही है, आजाद हो रही है। और जैसे इंडिया को आजादी मिलती है तो बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी इंस्पायर हो जाती है। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, साउथ अफ्रीका को कैसे इंडिपेंडेंस मिलती है कॉलोनियल पीरियड से। तो ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपने आप का देखना है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाय इंडियाज इंडिपेंडेंस। नाउ व्हाट हैपेंड, द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। आपने सुना होगा INA, जो इंडियन नेशनल आर्मी वो एस्टैब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस। तो आपके लिए एक क्विज है
आप बताएंगे मुझे इंडियन नेशनल आर्मी को कहाँ पे बनाया गया था, कहाँ पे उनको लेड करा गया था, वो कौन सी एशिया की कंट्री थी? यहाँ पे मैंने आपको एक क्लू दे दिया। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, एक ग्रेट स्ट्रगल था कि भाई हमें आपके साथ मिलकर अब नहीं रहना है, वी वॉन्ट आर इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है कोल्ड वॉर एरा मार्क द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन एट ग्लोबल लेवल बिटवीन टू ब्लॉक्स। आप इसे ब्लॉक्स कह लीजिए, आप इसे कैंप्स कह लीजिए, बस ये था कि दो हिस्सों में वर्ल्ड बट चुका है, या आप यूएसए का साथ दो या आप यूएसएसआर का साथ दो। तो जो कोल्ड वॉर एरिया था, आपको पता है आइडियोलॉजीज का वॉर था, एक जगह कैपिटलिज्म था, एक जगह कम्युनिज्म था। अब इसमें पॉलिटिकल में तो ये आइडियोलॉजीज आ गई कि आप बताइए, आप इंडिपेंडेंस हुए तो आप कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, अपने देश में बढ़ाएंगे, कौन से आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। इकोनॉमिक था कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमारा देश नया नया आजाद हुआ है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। इंडिया की जो पर्सनल इंटरनल जो सबसे बड़ा डिजास्टर था वो ये था कि पॉवर्टी को खत्म करा जाए ना, मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक बढ़ानी है, कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, और दूसरा था मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है, पहले ही सबसे पहले इंडिपेंडेंस होते ही पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है, तो ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को रोकना है, क्योंकि अगर जब तक ये लड़ाई झगड़ा नहीं रुकेगा हम लोग इकोनॉमिकली स्टैब्लिश नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इस चीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि हम इस रेस में बढ़ गए थे कि कौन सबसे ज्यादा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और ये मिलिट्रीली कौन सबसे ज्यादा डेवलप होगा। तो वही इंडिया की वही बात आ गई, अगर हम इन सब चीजों में पड़ जाते कि कौन से ब्लॉक को प्रमोट करना है, कौन से का साथ देना है, तो वही बात होती कि गरीबी में आटा गीला करना। हमें पहले अपने आप को बढ़ाना था, हमें आगे लेके जाना था इंडिया को। ठीक है, रादर देन प्रमोटिंग दोज कंट्रीज, दोज आइडियोलॉजीज। तो इंडिया का क्या स्टैंड था? तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेहरूज रोल। तो ये है हमारे प्यारे चाचा जी, जिन्हें हम बोलते हैं नेहरू चाचा। ठीक है, इनका पूरा नाम आप जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा अच्छा होगा कहना। तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जो हमें देखने को मिलती है वो 1946 टू 1964 देखने को मिलती है। ठीक है, आप ये तो जरूर जानते हैं कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट आप जानते हैं कि यही थे फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एज वेल, बिकॉज इन्होंने अपने साथ एक पोर्टफोलियो बना लिया था कि प्राइम मिनिस्टर तो हुई मैं, पर एक मैं एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बन जाता हूँ। वो अपनी मर्जी से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो बाहर से पढ़े थे, वो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, काफी टाइम बाहर रहे थे, तो उनके एक लिंक थे, उनके कनेक्शंस थे अदर कंट्रीज के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं। वो जानते थे कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को संभाला जा सकता है हमारी कंट्री में, तो इसलिए वो ये एक पोर्टफोलियो रख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ वो कैसे एक्सटर्नल अफेयर भी संभालेंगे। जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो यहाँ पे ये थे कि पहले तो हमें प्रिजर्व करना है अपनी हार्ड अर्न सोवर्निटी। ठीक है, कि हमने बड़ी मुश्किल से तो इतने सालों बाद आजादी पाई है, तो उसको तो हमें मेंटेन करके रखना है, उसे सिक्योर करना है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आपको पता है कि आज के टाइम पे चाइना के साथ हमारे कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर चाइना के साथ हमारे शुरू से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। आपने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई, और हमने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बचा के रखने के लिए कि मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, हमने बहुत अवॉइड करने की कोशिश करी। हमने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करा, बट जो देखो होना होता है वो होके रहता है। बाद में हमारा जो चाइनीज इन्वेजन तिब्बत की वजह से, देखो जो अंग्रेज थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, वो एक चीज अच्छी करके गए कि हमें हमारा देश आखिरकार में सौंप दिया, बट उन्होंने एक चीज जो बहुत खराब करी कि आजादी के इतने 7 साल, मतलब इतने साल बाद भी हम एक ही चीज में फंसे हुए हैं, वो ये कि हमारे जो टेरिटरीज है ना वो उन्होंने क्लियर नहीं करी। जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था, उन्होंने जो बॉर्डर्स का मैप बनाया था, दैट वाज नॉट क्लियर कि वो ये भी कहते हैं, उनका क्लेम ये है कि तिब्बत हमारा है, हमारा क्लेम है कि तिब्बत हमारा है, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान का अलग क्लेम है, तो हमारे बॉर्डर्स क्लियर नहीं रहे, इसलिए आज तक वो लड़ाई चल रही है हमारी। थर्ड, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार देखो, कंट्री आजाद हुई है, लोगों को पॉवर्टी से हटाना है, गरीबी नहीं चाहिए किसी को,
हमें आगे बढ़ना है, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबको पैसा चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, हंसी खुशी रहने का सबका अधिकार है। वो आएगा कैसे? जब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये बहुत मेजर पॉइंट है। तो यहाँ पे जो नेहरू है ना, वो ये रोल करते हैं, निभाते हैं अपनी कंट्री की तरफ से कि देखो यूएसए से मदद आए वो भी ले लो, यूएसएसआर से मदद आए वो भी ले लो। तो मतलब हमें दोनों से रिलेशंस बना के रखने हैं, हमारे दोनों के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। इसलिए उन्होंने वो जो नाम मूवमेंट चलाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो इसलिए ही फोकस करता था कि अगर हम किसी एक के साथ साइन कर लेते हैं ट्रीटी, अगर हम किसी एक ब्लॉक को सपोर्ट करते हैं, तो यार दूसरा जो कंट्री है ना, जो दूसरा ब्लॉक है, वो इवेंचुअली हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मानना बहुत, मतलब मेरा मानना है कि ये जो आइडिया था ना नाम चलाने का, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और कैसे ही फॉरेन अफ्रीकन कंट्रीज जो थी वो इस आइडिया से बहुत इंस्पायर होके नेहरू के साथ आके मिल जाती हैं। यार देखो, जैसे ही नेहरू का जो रोल था ना नाम के लिए, तो ऐसा नहीं था कि पूरा इंडिया उनके सपोर्ट में खड़ा था, ठीक है, सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ अच्छा, और ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। हमेशा आप जानते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक राइट और एक गलत, ठीक है। तो इस भी सिक्के के दो ही पहलू है कि नेहरू ने नाम मूवमेंट तो चला दी, बट कुछ ऐसे क्रिटिक्स थे जो कि उनको सपोर्ट नहीं करते थे, और उनका मानना ये था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि देयर वर पार्टीज एंड ग्रुप्स इन कंट्रीज हु बिलीव्ड India should be more friendly with USA. Now, why should be India with more friendly to USA, not to the USSR? वो इसलिए, अगर देखा जाए कि यूएस के पास काफी ज्यादा पावर कंसंट्रेट थी, ठीक है, तो यूएस में सबसे पहली बात कैपिटलिज्म था, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और दूसरा ये भी मानना था कि जो ये यूएस वाला ब्लॉक है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वो प्रो डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्लेम करता है। तो इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सारे लोग जो ऑपोजिट थे नाम के, वो ये चाहते थे कि इंडिया को हाथ मिला लेना चाहिए यूएस से, क्योंकि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूएसए भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। रादर की जो यूएसएसआर है वहां पे कम्युनिज्म है, हमें कम्युनिज्म तो चाहिए नहीं, वी डोंट प्रमोट कम्युनिज्म, रादर वी प्रमोट डेमोक्रेसी। तो व्हाई नॉट वी शुड बी फ्रेंड्स विद द यूएसए। पर ऐसी वाली जो ये वाली जो आइडियोलॉजी थी, आपको पता होगा 71 में हम लोग फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर यूएसएसआर से, जिससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो थोड़ा इन्फ्लुएंस था वो यूएसएसआर से था, ठीक है। तो ये वाली चीजें बाद में निकल के आती हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। आप इस टॉपिक को आगे भी पढ़ सकते हैं। आगे हम इस टॉपिक में एफ्रो एशियन यूनिटी पढ़ेंगे, पीस पढ़ेंगे, इन्वेजन ऑफ चाइना भी पढ़ेंगे। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने मुझे डाउट जरूर डालिएगा, जो भी आपको इस चैप्टर में डाउट्स हैं वो मैं उस वीडियो में ताकि एड ऑन करके बता सकूं। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरी वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए बहुत सारा, इसको शेयर करके, इसको लाइक करके। तो इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।